Hello everyone, welcome to JK Exemplified. My name is देवेश और फ्रेंड्स हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर JKAS Prelims एग्जाम। ये क्रैश कोर्स हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल होगा और सबके लिए अवेलेबल होगा। सो एज वी ऑल नो कि KAS Prelims की डेट्स आ चुकी हैं। दे आर टू बी हेल्ड ऑन 26th of June 2022 tentatively and it's very important exam because there are a number of seats. 220 सीट्स हैं इस बार, जिसमें से 100 केएस की हैं, 50 जेकेपीएस की हैं और 70 जो हैं अकाउंट सर्विस की हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो काफी सालों बाद 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद में इतनी ज्यादा पोस्ट आई हैं। सेकेंडली, इट्स वेरी रेयर इन एज फार एज स्टेट पीसीएस इज कंसर्न कि अभी जस्ट मेन खत्म हुआ 1 महीने पहले और नेक्स्ट प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, सो आई नो that most of you would be deep into your preparation, काफी हार्ड वर्क कर रहे होंगे, रोज के टारगेट्स होंगे, सिलेबस कवर कर रहे होंगे, रिवीजन अच्छे से चल रही होगी और इसके साथ में there would be number of candidates जो थोड़े एंशियस भी हो रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो पता नहीं चल रही, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है वो चीजें पता नहीं चल रही। So keeping in mind all these things, we are starting this crash course जहां पे हम सिलेबस को थरली कवर करवाएंगे while focusing on हाई इम्पैक्ट एरियाज, वो एरियाज जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जहां पे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं बार बार, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर मिस्टेक इन दोज एरियाज, उनको हम स्पेसिफिकली टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो यार्डस्टिक होगा फॉर चूजिंग दिस इंपॉर्टेंट एरियाज वो होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बिकॉज सिलेबस फॉर पीसीएस एग्जाम और रादर प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ बोथ यूपीएससी एंड जेकेपीएससी इज वेरी वाइड। बहुत मुश्किल है पता करना कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सहारा लेते हैं। और उसके साथ में हमारी फैकल्टी का खुद अपना एक्सपीरियंस है, यूपीएससी और जेकेपीएससी मेंस लिखने का काफी सालों का एक्सपीरियंस है और हमने रिसेंट जो 2021 मेंस हुआ है उसमें भी अपीयर हुए हैं। और with that in mind, let's first delve into what sort of questions, the areas from which questions are being asked. So friends, firstly 2021 का अगर हम पेपर देखें तो यहाँ पे पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी से 12 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से अगेन 15 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन थे, एनवायरमेंट से 15 क्वेश्चन थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट would have given you around 31 questions. That's a very important portion then. Science and Tech से 14 क्वेश्चन थे and there were 13 questions which were miscellaneous. Miscellaneous means purely GK type question, like who's who, awards, indices, books, etc. So friends, यहां से ये लगता है कि एक तो देख के पता चल रहा है कि कोर एरिया से स्टिल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। और 2021 का पेपर जो था वो अपने आप में एक एबरेशन था। वो इस सेंस में एबरेशन था कि जो कन्वेंशनल एरियाज थे वहां से पहले तो क्वेश्चंस कम पूछे गए और जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही विद इन द लाइंस थे और डीप फैक्ट्स थे, हार्ड फैक्ट्स थे। तो इससे इवन आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड बाय द क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इट वाज अ वेरी हार्ड पेपर एंड बट जैसे ही हमने पेपर का थोड़ा एनालिसिस किया, वी गॉट टू नो कि अराउंड 35 to 40 questions were moderate questions, plus they were from static sources. ठीक है, मॉडरेट का मेरा मतलब है कि मीडियम क्वालिटी के थे। अगर आपने अच्छे से पढ़े होते अपनी एनसीईआरटीज तो यू कुड हैव बीन एबल टू डू दिस क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि अराउंड 80 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर was from these from the core areas, and still the cutoff is expected to be as low as 60, which means that if अगर हम core areas अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें उनको, हम कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। Now let's move on to 2018 prelims.
ठीक है। पॉलिटी 17, इकोनॉमी 11 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी 16, हिस्ट्री 18, एनवायरमेंट 6, साइंस एंड टेक 8 क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस 24 क्वेश्चंस। यहाँ पे भी हमारे एनालिसिस says that around 50 questions were from core areas and they were easy to moderate to easy questions. So around 100 marks worth of paper could have been done by a serious aspirant जो अच्छे से रिवाइज किया होता, ठीक है। And to our surprise again, cutoff was 92.75, ठीक है। तो इन दोनों पेपर्स के एनालिसिस से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमने कोर एरियाज अच्छे से रिवाइज किए, उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया, वी विल बी एबल टू क्लियर दिस प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। विल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम, ठीक है। तो हमारा क्रैश कोर्स जो है, और अगेन अनदर पोर्शन दैट इज यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रही है अब जेकेपीएससी, यू कैन एक्सपेक्ट की क्वेश्चन जैसे वहां आते हैं, जिस वेटेज में आते हैं, मे बी उसी इंपॉर्टेंस की वेटेज से यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ भी अक्रॉस द बोर्ड यू कैन इजीली गेट 70 to 80 क्वेश्चंस फ्रॉम कोर एरियाज, ठीक है। सो सेम पैटर्न, अगर यहाँ पे 70 से 80 आ रहे हैं, तो स्टेट पीसीएस में यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट 40 to 60 क्वेश्चंस फ्रॉम कोर एरियाज, and cutoff in UPSC as well as in state PCS is less than 100 marks. इस बार 60 था, लास्ट ईयर 90 था, so it's hovering around there only. कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। अगर आप कोर एरियाज अच्छे से कवर करेंगे, वहां पे अपना मिस्टेक का स्कोप कम करेंगे, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मेक थ्रू दिस राउंड, ठीक है। सो विद दैट इन माइंड, आवर एजेंडा फॉर द दिस क्रैश कोर्स relies on two factors. First is revision, that is crash course, और यहाँ पे हम सिलेबस तो थरली ओवरव्यू आपको देंगे ही सिलेबस का, कि कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, while explaining the topics themselves will be focusing on high impact areas, जहाँ पे कॉस्ट आउटपुट रेशियो काफी अच्छा है, आपके फेवर में जाएगा। Secondly, we'll be focusing on attempting. सी आपके महीनों की मेहनत वेस्ट हो सकती है अगर आप पेपर प्रॉपर्ली अटेम्प्ट ना कर पाए। देयर इज लॉट ऑफ एंजाइटी ऑन द पर्टिकुलर डे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्वेश्चन अगर कुछ डिफिकल्ट आए तो वी गिव अप ऑन होप एंड वी डोंट कंसीडर कि सबके लिए डिफिकल्ट होगा। देन देयर इज अ लॉट ऑफ स्मार्ट गेसिंग इन्वॉल्व, जो अगर आपको अच्छे से नहीं पता होगा, सो यू माइट मिस अ फ्यू क्वेश्चंस, देन देयर इज एलिमिनेशन इन्वॉल्व। So we'll be discussing as we progress through our crash course, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, कितने राउंड्स में करना है, किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। सो विल बी फोकसिंग ऑन बोथ ऑफ दीस एस्पेक्ट्स। सो आई विल बी कवरिंग दिस syllabus in 50 to 55 lectures, and more or less 30 days would be our timeline to give or take few days. Okay, so I hope you got clarity about what we intend to do, what we intend to offer, and with that in mind, I'll be taking up Indian polity. So let's dive into the realm of Indian polity and see what mysteries it holds for us. तो इंडियन पॉलिटी दोस्तों, अगर हम इसका ब्रेकडाउन देखें, 2018 prelims में there were 17 questions from Indian polity plus governance. I'm adding governance in this too. Governance का मतलब है schemes of the government, questions about bureaucracy, etc. ठीक है, इनको अलग करने का कोई फायदा नहीं है. We'll be studying them also in our lectures. Then there were 15 questions in prelims 2021, the recently held prelims 2021. ठीक है, यूपीएससी में हर साल 15 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर इजी और मॉडरेट इन नेचर, ठीक है। देयर इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, लाइक क्वेश्चंस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, क्वेश्चंस अबाउट लिबर्टी, क्वेश्चंस अबाउट राइट्स. यू नीड टू हैव ए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. अगर आपको पता नहीं होगा कि राइट्स का मतलब क्या है, राइट्स किसको मिलते हैं, राइट्स
किसके अगेंस्ट मिलते हैं, तो आप कई क्वेश्चन हो सकता है मिस कर जाए. सेकेंड इज अबाउट वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, एंड यहाँ पे भी दिस कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो कितने सालों के लिए अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए उनका, हाउ इज ही सिलेक्टेड, ऑल दीज थिंग्स दे आर पार्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, सो विल बी डीलिंग विद बोथ ऑफ दीज इश्यूज. रेस्ट assured all of these issues will be covered, and there are certain important areas जहां से there is a high probability of questions being asked. For example, fundamental rights, fundamental duties, DPSPs. Frequently questions are asked from here in JKPSC, in the state PC, in UPSC exams. ठीक है, preamble. Then there are parliamentary form of system, federalism. ठीक है, then there is parliament, executive, rather organs of government, bodies. यहाँ से एक फेवरेट टॉपिक है इसके एग्जाम पीसीएस और यूपीसी एग्जाम का, बॉडीज, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, व्हाट दे डू, व्हाट इज देयर कंपोजिशन, व्हाट आर देयर रोल्स, व्हाट आर देयर पावर्स. ठीक है, हाउ आर द बॉडी सिलेक्टेड, चेयरमैन के स्पेसिफिक. सो we need to focus, we'll be discussing what is important here, we'll be discussing the concept, and we'll be discussing what is not important as well, and what kind of questions can be asked. ये हमारा 3-4 चीजें होंगी जो हर एक टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो अब एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिपीटेशन एज वेल. कुछ थीम्स है जो कंसिस्टेंटली रिपीट हो रही है. जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में डेफिनेटली देयर विल बी क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड. 2021 में, if I'm not wrong, 2 to 3 questions were asked for fundamental rights only. An example, writs. Writs के रिगार्डिंग 2018 में ही 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और सेम टॉपिक वाज रिपीटेड इन 2021 prelims as well. So this would be an high impact topic, जहां से गारंटीड तो नहीं है, बट देयर इज अ हाई चांस की क्वेश्चन आएगा. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पढ़े टू फिगर आउट. सी 50 days ऐसे लगता है कि बहुत सारे हैं, but if you're not rational and well planned about your strategies, तो ये हेफाजत मैनर में चलता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कब निकल जाएगा. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुट इन स्मार्ट वर्क rather than hard work only. So with that mantra in mind, let's start. पहले कुछ keywords देख लेते हैं. And first one is constitution. So Indian constitution, आप सबने इसके बारे में पढ़ा ही है. A constitution is a fundamental and supreme law of the land. ठीक है, there is no law that is bigger than, that is sacrosanct as compared to constitution. It is fundamental law of the lands. All other laws that are enacted by parliament, ठीक है, that are enacted by state legislature, find their authority, derive their authority from constitution. ठीक है, so let's discuss types of constitution next. There are 2 types of constitution: written constitution and unwritten constitution. Written constitution is Constitution of India, USA. These are written constitutions. Provisions of the constitution, जो constitution के laws हैं, provisions हैं, fundamental rights हैं, उनको codify किया गया है, कहीं लिखा गया है. ठीक है, जबकि जो unwritten constitution है, इसकी example suppose ब्रिटेन, यूके, जो लॉ पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है, दे आर नॉट कोडिफाइड. एक बुक नहीं है जहां पे वो लॉज लिखे जाते हैं. ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स लिखे हैं वो सैक्रोसैंक्ट है. ठीक है, वो अगर एब्रोगेट करना भी चाहे, उनको चेंज करना भी चाहे, तो आपको एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए. ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, सपोज इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेंट किया है, आप वो बेसिक स्ट्रक्चर को ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते.
उसको वायलेट नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, सिंस राइट्स लिखे नहीं गए और जो चेंज करने का कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका जो है, मेथड इज वेरी फ्लेक्सिबल, सिंपल मेजोरिटी से आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस, ऑल ऑफ द प्रोविजंस रादर। तो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जब चाहे वो चेंज कर सकती है। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है वो चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। जुडिशरी के पास वाइडर पावर्स है। इंडिया में जुडिशरी इज सेड टू बी द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके पास बहुत सारी वाइडर पावर्स है जुडिशरी के पास, जिससे वो इंश्योर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस हैं उनको उनकी ट्रांसग्रेशन नहीं है। यहाँ पे लिमिटेड पावर्स हैं क्योंकि पार्लियामेंट सॉवरेन है और जुडिशरी जो है वो लॉज को चैलेंज नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसा कुछ डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई ऐसे एलिमेंट्स ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक हैं, जो इनवायलेबल हैं, ठीक है। सब कुछ पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। देयर इज अ मार्क्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड अदर लॉज। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, दे आर सैक्रोसैंक्ट, उनको चेंज करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वहां पे अप्लाई हो रहा है। जबकि अदर लॉज हैं जो नॉर्मल लॉज, डे टू डे वर्किंग के लिए लॉज जो हैं, दे डोंट फॉल इन द सेम कैटेगरी। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों लॉज पार्लियामेंट ही बना रहा है, वो रिटर्न नहीं है, सैक्रोसैंक्ट कोई लॉ नहीं है, तो दोनों लॉज बराबर ही हुए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का क्वेश्चन कोई दे सकते हैं, ठीक है। देन another question that can be asked, the written constitution ensures supremacy of the constitution, supremacy of parliament, supremacy of judiciary. Answer would be supremacy of constitution, ठीक है। Keep in mind such questions. Now next important keyword is constitutionalism, ठीक है। काफी चर्चा में रहता है या डिस्कशन में रहता है ये टॉपिक, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, so state PCS can also ask these questions. So constitutionalism is defined as where government's authority is determined by constitution. गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या है, लॉस किन एरियाज में गवर्नमेंट बना सकती है, किन एरियाज में नहीं बना सकती। फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिटरमाइंस पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। शेड्यूल्स 6 के अराउंड, शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंगली दिस डिवीजन ऑफ पावर, और यूनियन लिस्ट में जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगा, और स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं वहां पे स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स लॉ बनाएगा, ठीक है। सो दे कैन बी नो आर्बिट्रेरी रूल, मन मर्जी किसी गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, एवरीथिंग इज कॉडिफाइड, और अगर वो वायलेट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट विल टेक दैट इनटू कॉग्निजेंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अब देखिए गवर्नमेंट की जो पावर है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय, दैट इज बीइंग लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकती, वही कर सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन उसे लीगली ऑथराइज कर रहा है करने को, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लिमिटेड गवर्नमेंट। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2021 prelims of UPSC, 2020 UPSC prelims, ठीक है। इट सेज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, एंड द आंसर इज डी। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देख लिया क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपको पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करेगी। एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमने देखा, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल टॉपिक और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सिमिलर टर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है जो कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी, लिबर्टी, रिपब्लिकनिज्म, ठीक है, इन सबको फॉलो करना। जजिंग लॉज or rather your action should be motivated by, influenced by constitutional values, that can also be called as constitutional morality, ठीक है। अब
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दीज आर इंश्योर्ड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट है जुडिशरी, देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और भी प्रिंसिपल्स हैं, बट ये जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं दैट आर अपहेल्ड इन आवर पॉलिटी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। सो नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। ओके, सो सी इंडिया attained independence after a struggle, after a freedom movement that lasted more than 150 years. ठीक है, and the Constitution of India काफी सारे सोर्सेस से इन्फ्लुएंस हुआ है, काफी सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस हुआ है, हमारी फ्रीडम मूवमेंट की जो वैल्यूज थी वहां से इन्फ्लुएंस हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप नेहरू रिपोर्ट को देखें, नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स का मेंशन है, इकोनॉमिक पॉलिसीज का मेंशन है। ठीक है, तो द फ्रीडम फाइटर्स, द विजनरीज ऑफ दैट टाइम, वो सिंपली एक इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे कि बस अंग्रेजों को भगाया जाए, वो ये भी सोच रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जब अंग्रेज भाग जाएंगे उसके बाद किस तरह की सरकार, हमें किस तरह की एक सोसाइटी चाहिए, और वो सोसाइटी बनाने के लिए किस तरह का लॉज होने चाहिए, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्टली द ऑफिशियल आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए, वो दैट वाज पिच्ड बाय एम.एन. रॉय। ठीक है, he was a prominent communist leader who turned into a radical humanist later in his life, and he first said that we need to have a constituent assembly. Okay, then after that in 1935 Indian National Congress officially demanded a constituent assembly to be formed. Very important to differentiate, M.N. Roy ने सिर्फ एक आइडिया दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड की थी। सपोज द क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड? ठीक है, सो आंसर वुड बी 1935. और व्हेन वाज द फर्स्ट, व्हेन फर्स्ट वाज द आइडिया पिच्ड? इट वाज इन 1934. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव 1940, जब पहली बार ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया, ओके विल फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which would be a representative Indian body and it would be given the task of for framing the Constitution of India. पहली बार ब्रिटिश ने कब एक्सेप्ट किया? That was in August offer. Very important questions यही ट्रिक करते हैं आपको। पहली बार ऑफिशियल डिमांड किसने रखी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। आइडिया किसने दिया? एम.एन. रॉय ने 1934। पहली बार एक्सेप्ट किस कब हुआ ये ऑफर? 1940 थ्रू अगस्त ऑफर। ठीक है, इसके बाद क्रिप्स मिशन प्लान आया, जहां पर उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वहां पे इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम प्रोविंसेस होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स होंगे। ठीक है, देन क्रिप्स में कैबिनेट मिशन केम, इन्होंने भी कहा कि एक प्लान होना चाहिए, इन्होंने एक प्लान दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, फाइनली नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। ठीक है, सो ये टॉपिक जो मैंने नुआंसेस आपको बताई है किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, उसी तरह से टॉपिक्स को पढ़िए और आगे के लिए भी सोचिए जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं कहां आपको ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन जो थी 296 सीट जो थी वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को दी गई। आपको पता होगा थ्रू मॉडर्न हिस्ट्री कि ब्रिटिश दे वर नॉट डायरेक्टली रूलिंग ओवर होल ऑफ इंडिया। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे
जहां पे वो डायरेक्ट रूल कर रहे थे, और प्रिंसली स्टेट्स थी जहां पे वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे थ्रू प्रिंसेस। प्रिंसेस को फ्री हैंड दिया हुआ था विद सम कंडीशनैलिटीज दैट दे वुड बी पेइंग रेवेन्यू, ठीक है, दे वुड नॉट बी अंडरटेकिंग एनी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज। इस तरह की कुछ कंडीशंस के ऊपर उन्हें फ्रीडम दी गई थी टू गवर्न देमसेल्फ। सो 93 सीट जो प्रिंसली स्टेट्स की थी वो 389 टोटल स्टेट्स। नाउ जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, यहाँ पे जो नॉमिनीज थे, यहाँ के जो नॉमिनीज थे फ्रॉम टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज पर्टिकुलर प्रोविंसेस, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स के जो नॉमिनीज थे, दे वर डायरेक्टली नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस, ओके। तो हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे, दे वुड डायरेक्टली नॉमिनेट। सो पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। वाज इट अ फुली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, फर्स्ट। सेकंड, वर ऑल मेंबर्स डायरेक्टली वर ऑल मेंबर्स इलेक्टेड, yes, no, ठीक है, some were nominated as well. Were all members directly elected? Answer is no, क्योंकि indirect election था। Was it a represent, was it an assembly representing whole of India? ठीक है, the answer is yes. But later अगर ये question आए तो it depends, because later Muslim League withdrew, a lot of candidates went away with them, so I don't think ऐसा question आएगा। But question regarding whether it is directly elected or not, these questions can be asked, ठीक है। Another important point, जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में सीट्स दी गई थी, वो तीन मेजर कम्युनिटीज, यानी कि मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, जनरल में बाकी जितनी कम्युनिटीज हैं उनको इंक्लूड किया गया था, उनमें डिवाइड हुई। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में, प्रिंसली स्टेट्स में नहीं, ये बात याद रखिएगा। देन ईच, हर एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो इलेक्ट होते उन्हीं की कम्युनिटी के मेंबर्स, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक फॉर्म में चल रहा था। सिमिलर है ना सेपरेट इलेक्टोरेट के, ठीक है। दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बिटवीन द लाइन्स जाके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे आपको ब्रॉड चीजें भी पता चल जाए, और अगर बीच में से कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आप इजीली कर पाए, ठीक है। सो प्लीज कमेंट एंड गिव मी फीडबैक अबाउट माय अप्रोच। आपको कोई डाउट्स हैं, प्लीज डू कमेंट अबाउट दैट आल्सो। एंड a few other points, Gandhi was not a part of Constituent Assembly, ठीक है। Assembly included representatives of all sections, हर एक सेक्शन जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, ठीक है। तो these questions can be asked. Now a few important points. The next important point is about objective resolution, ठीक है। Objective resolution was passed by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946, and it was passed on 22nd of Jan 1947. See, dates can also be asked. हमने पिछले पेपर में देखा कि dates भी पूछी जा सकती हैं। You need to know कि पास किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। दिसंबर 1946 में मूव हुआ था, यानी कि रेजोल्यूशन रखा गया, प्रस्ताव रखा गया, और इट वाज पास्ड ऑन 22nd जनवरी 1947, ठीक है। सो प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू डेट्स। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था क्या, इसमें था फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चाहते थे इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया एक सॉवरन नेशन हो, इंडिया में माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड मिले, इंडिया में इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, जस्टिस हो, एटसेट्रा, ये सब वहां पे इंक्लूडेड थे। इन शॉर्ट, प्रियम्बल में जो वैल्यूज हैं, दे वर इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रियम्बल वाज इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू। और
जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इट वाज पास्ड यूनानिमसली, एक मत तरीके से पास हुआ था, देयर वाज नो डिसेंट हियर। असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, ये आपको खुद पढ़ने हैं, मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट याद रखिएगा, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचारी। ठीक है, अब जो असेंबली थी, इसने 2 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करे थे। इट वाज फर्स्टली इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही थी। सेकेंडली, एट द सेम टाइम इट वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट उस टाइम पे बनी थी, और उस गवर्नमेंट का काम था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनता, जब तक फर्स्ट जनरल इलेक्शन होल्ड होते, तब तक देश में ऑर्डर बना के रखना। ठीक है, और आपको अगर गवर्नमेंट चल रही है तो आपको पार्लियामेंट भी चाहिए होगी, और फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज सेम एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was A constituent body, B constituent body and first parliament of free India, C parliament of free India? Answer would be both. और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एक है कि जब पार्लियामेंट की तरह सेशंस होते थे तो जीवी मावलंकर वुड बी द चेयरपर्सन, और जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलते थे तो राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन। ठीक है, और ये जो ड्यूअल रोल था, इट कंटिन्यूड अप टिल 29 नवंबर 1949। ठीक है, फाइनली 26 नवंबर 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेट, दीज 2 डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, और फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950। नाउ जो मेजर कमिटीज वो हैं यूनियन पावर्स कमिटी, विच वाज हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कंसल्टेशन कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, again headed by Pandit Jawaharlal Nehru. Another committee that was headed by Pandit Nehru was States Committee. And last year, JKAS 2021 के prelims में this question was asked. The States Committee was headed by whom? ठीक है, अब हमने इतना प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में सरदार पटेल का इतना नाम सुना हुआ है कि मोस्ट ऑफ अस आंसर्ड सरदार पटेल, but actually the answer was Nehru. So you need to read these things, otherwise you will fall into the trap of answering based on what you think is right. ठीक है, so उस ट्रैप को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। स्टीयरिंग कमेटी हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी headed by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि प्रोविंसेस की जो स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसको किस तरह से मर्ज किया नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, दैट वाज हेडेड बाय सरदार पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्लीज 2-4 बार इसको पढ़िए, क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। देन elephant was chosen as the symbol of constituent assembly act that can be asked. 56 constitutional amendment act के through Hindi translation of constitution was provided. President was asked, he can ask the Hindi translation of the constitution to be prepared too. Then see the next topic as per syllabus is salient features of Indian constitution. Now most of the salient features हम पढ़ेंगे, जैसे कि साथ साथ में पढ़ेंगे, फेडरलिज्म है, देन 3-tier गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सब चीजें जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनमें कवर करेंगे, तो इसलिए मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा। कुछ फैक्ट्स जो मुझे लगता है रेलेवेंट है कि इट वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, प्रीएम्बल था। ठीक है, दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, लेंथीएस्ट। और रीजंस क्या थे इसके पीछे? एक तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, बहुत बड़ी ज्योग्राफी, नॉर्थ टू साउथ, इट्स सच अ वास्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
Then there are historical reasons. जो majority of Indian constitution है that is based on Government of India Act of 1935, and that was a very bulky act. ठीक है. Then single constitution for both states and center. Now in countries like US, states का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, टेक्सास का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वॉशिंगटन डीसी का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है. इंडिया में दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों के लॉज, बाय लॉज, शेड्यूल्स, अलग अलग प्रोविजंस एक ही डॉक्यूमेंट में ऐड की गई. इसीलिए इट इज वन ऑफ द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ठीक है. एक और रीजन है कि बहुत सारे लीगल लिमिनरीज थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. अम्बेडकर थे, नेहरू थे, ऐसे लोग जो सरदार पटेल थे, दे वर ऑल वेरी साउंड लीगल लिमिनरीज, और उन इस फैक्ट के कारण कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बना. ठीक है. सो दिस इज इट. नाउ आई फील दीज शेड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट. शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन पीसी पे कवर पूछा जा चुका है. So first schedule gives us the names of state and territorial jurisdiction. Second schedule gives allowances, emoluments, and privileges of the parliamentarians, President of India, Governor, Speaker, other constitutional offices. Third schedule gives us oaths and affirmations that they have to take. आपको अपनी सीट लेने से पहले इन पार्लियामेंट और एज प्रेसिडेंट और पीएम और मिनिस्टर आपको कुछ ओथ्स लेनी पड़ती हैं. ठीक है. तो वो ओथ्स यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं. Fourth schedule gives us allocation of seats of Rajya Sabha to the different states. ठीक है. राज्य सभा की सीट्स किस स्टेट के लिए कितनी होगी वो फोर्थ शेड्यूल डिसाइड में गया क्राइटेरिया दिया गया है. फिफ्थ शेड्यूल is basically has provisions related to tribal areas, scheduled tribes and scheduled areas. ठीक है. शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस हैं. शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर वेरी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी एंड दे लिव इन वेरी एक्सक्लूडेड इन वेरी हिंटरलैंड एरियाज जहां पे डेवलपमेंट अभी तक नहीं पहुंच पाया. दैट इज व्हाई दे नीड स्पेशल प्रोटेक्शंस फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. और जो प्रोविजंस हैं दे आर मेंशन्ड फिफ्थ शेड्यूल. सिक्स्थ शेड्यूल मेंशन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज. तो ट्राइबल एरियाज मोस्टली हर एक सभी स्टेट में हैं, ये कुछ को छोड़ के. ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ठीक है. तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज जो पर्टिकुलरली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में उनसे उनके रिलेटेड बात की जा रही है. जबकि सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज इन दीज फोर स्टेट्स मेंशन किया जा रहा है. रिमेंबर द डिफरेंस. यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. दिस वाज आई बिलीव इन 2015. ठीक है. इसी तरह से दे कैन आस्क क्वेश्चंस इन रिगार्डिंग अदर शेड्यूल्स आल्सो, बट दीज आर इंपॉर्टेंट. तो फिफ्थ और शेड्यूल सिक्स शेड्यूल एरिया में किसके रिगार्डिंग किया जाता है. ठीक है. तो डेफिनेटली दिस इज द आंसर. नाउ नाइन्थ शेड्यूल जो है इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल. इसके अकॉर्डिंगली लॉज प्लेस्ड इन नाइन्थ शेड्यूल आर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. उन जुडिशरी उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकता. ठीक है. ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1951 का, उसी के अंडर ये आया था. और दिस वाज इन कंटेंशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी. आर्टिकल 31 ए एंड बी के कॉन्टेक्स्ट में ये डाला गया था. बट हाउएवर 1973 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू will be applicable if the law that is being placed in ninth schedule is against the basic structure of the constitution. ठीक है. very important to know. okay, so very important. इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी पे आ चुका है एक बार. और स्टेट पीसीएस कैन अगेन ask you, they can simply ask you, are laws placed in ninth schedule immune to judicial review? ठीक है. 4 स्टेटमेंट दिए होंगे. judicial review not applicable,
फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बना था, देन इट इज जुडिशियल रिव्यू इज एप्लीकेबल, 3-4 इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे. तो आई बिलीव यू हैव द बेसिक क्रक्स. अगेन अगर कोई डाउट्स हैं, कोई फीडबैक है, प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो. So this is the topic up till now. Now we move on to very important topic, that is preamble. ठीक है. So in basic terms, preamble is like introduction to the constitution. Most of you would have read a book. जब एक किताब पढ़ते हैं, किताब में सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें वो कहता है कि ये किताब है किस चीज के बारे में, किताब क्या चीज कवर कर रही है, कौन से इशू से डील कर रही है, क्या रेमेडी दे रही है इशू का, इशू के कॉजेज क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं. ठीक है. सिमिलरली प्रीएम्बल इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. 4-5 बहुत स्पेसिफिक चीजें इंट्रोडक्शन प्रीएम्बल कहता है. और प्रीएम्बल इज, आई बिलीव, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट, क्योंकि थ्योरेटिकली भी इतना माइन्यूट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. यूपीएससी में तो आते ही रहते हैं, जेकेपीएससी में भी 2016 में आई थिंक क्वेश्चन आया था. तो इसको हॉरोस्कोप भी कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइडेंटिटी कार्ड भी कहा गया है. अगर क्वेश्चन सपोज कहीं आ गया कि आइडेंटिटी कार्ड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का या हॉरोस्कोप क्या है, तो आंसर वुड बी प्रीएम्बल. ठीक है. आई वुड सजेस्ट कि आप सब लोग प्रीएम्बल को 4-5 बार पढ़ें. ठीक है. और फिगर आउट करें कि प्रीएम्बल से हमें 4 चीजें सपोज मिल रही हैं. फर्स्ट, सोर्स ऑफ पावर, ये क्या है. सेकंड, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन स्टेट कैसा, नेचर क्या है इंडियन स्टेट का. देन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडियन पॉलिटी अपने एक सोसाइटी, एज सोसाइटी अपने लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स रख रही है. सेकेंडली, लास्टली डेट, कि कब ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था. सो सोर्स ऑफ पावर अगर हम देखें, तो सोर्स ऑफ पावर इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी लाइज विद पीपल. ओके. सोर्स ऑफ लॉज जो है, लॉज का जो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट. Ultimately the source of power would be people of India, because if we are not ready with the law, we can outvote the parliament, we can outvote the MP, we can outvote the government, we can outvote the law. All right, not directly, that would be a different kind of democracy. So अब nature क्या है, sovereign socialist democratic republic. ठीक है, ये है nature. Then what are the objectives, the goals of the constitution in the preamble? Justice, liberty, equality. Okay, this is what we want to secure to all of our citizens. Or and fraternity also. ठीक है. And lastly, the date. The date we adopted the constitution, 26th of November 1949, and it came into force 26th of January 1950. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, 26th of November 1949, और फोर्स में कब आया, 26th of January 1950. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी कंफ्यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है. और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने पढ़ा, विच वाज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन December 1946. The preamble is based on that only. ठीक है. अब देखिए, अगर आप सिंपली प्रीएम्बल को पढ़ें, तो यहां से 2021 प्रीलिम्स में यूपीएससी के देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 Jan 1950. यहाँ पे एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ठीक है. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है यहाँ पे, अभी नेचर क्या है स्टेट का, सॉवरेन. सोशलिस्ट और सेक्युलर तो बाद में आया, यानी कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक.
यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते। अगेन थरली पढ़िए, एक पेज का डॉक्यूमेंट है, अगर आप थरली पढ़ेंगे देयर इज अ हाई चांस कि क्वेश्चन आएगा और यू विल मार्क इट राइट, क्योंकि इजी क्वेश्चन है वो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। तो कीवर्ड्स हमने बीच में मेंशन किए हैं। फर्स्ट इज सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या है कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन और वी हैव एवरी राइट टू डू वट एवर वी वांट टू डू। ठीक है, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है जो हमें एनफोर्स कर सके चीजें। ठीक है, कि कोई और नेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, प्रायर टू इंडिपेंडेंस ब्रिटेन वॉज डिक्टेटिंग द टर्म्स इंडिया वॉज लिविंग बाय। वी वर नॉट सॉवरेन बैक देन, नाउ वी आर सॉवरेन। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है दैट इज बेस्ड ऑन आवर ओन इंटरेस्ट। हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी जो है दैट इज बेस्ड ऑन आवर ओन इंटरेस्ट। वी फाइट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट forums like UN, WTO to pursue our interests, our sovereign interests. ठीक है, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट ये दोनों 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। रिमेंबर दिस, मैं पहले भी मेंशन किया है। तो सोशलिज्म बेसिकली इंडिया में जो सोशलिज्म फॉलो किया जाता है दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि पीएसयूज भी चल रही हैं देश में, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी, प्राइवेट इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं। ठीक है, इट डिफर्स फ्रॉम मार्क्सियन सोशलिज्म और कम्युनिज्म। मार्क्सियन सोशलिज्म के अकॉर्डिंगली द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वर नॉट प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं डिजायरेबल है सोसाइटी में। ठीक है, इट वॉज ऑल पब्लिकली हेल्ड। ठीक है, और इंडियन जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इट इज सेड टू बी अ मिक्सचर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स प्लस मार्क्सिज्म। गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप वेयर बाय आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी बट ट्रस्टीज की तरह लोग काम करेंगे। ठीक है, देयर वुड बी अ ट्रस्ट जहां पे पूरा चीजें मैनेज होंगी। ठीक है, सो उसी तरह से पीएसयूज का अपना रोल था। पोस्ट लिबरलाइजेशन it is said that India has turned into a mixed economy, that is private sector is thriving, public sector अभी भी exist कर रही है साथ में। ठीक है, then secular इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मतलब है, देखिए सेक्युलरिज्म जो सेक्युलर वर्ड है इट इज बेसिकली ऑफ वेस्टर्न ओरिजिन। ठीक है, वहां पे ये मतलब है सेक्युलरिज्म का, देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन एंड इट वाज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन। स्टेट रिलीजन के वहां पे रिलीजन के रियल में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी और रिलीजन स्टेट के पब्लिक में अपना रोल नहीं प्ले करेगा। ठीक है, अब वेस्ट में इट वर्क्स, नेगेटिव्स भी हैं पॉजिटिव्स भी हैं। सबसे हार्डेस्ट फॉर्म जो है वो फ्रांस में आपको देखने को मिलता है। व्हाइल इन इंडिया सो इट इज सेड टू बी नेगेटिव कंस्ट्रक्ट, क्योंकि स्टेट पूरा अलग हो रही है, रिलीजन जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों की लाइफ का उसको टोटली आप नीच कर रहे हैं। सो इट इज सेड टू बी नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नाउ इन इंडिया it is it is a positive concept in the sense that we know that religion is a very important part of an individual, an Indian. ठीक है, we are a very deeply religious society and Gandhi also believed that to divorce ethics from politics or religious ethics from politics is a suicide. ठीक है, so we don't go for strict separation, rather we go for principal distance or equidistance। ठीक है, यानी कि सब रिलीजन को बराबरी है, स्टेट की जो हेल्प होगी सबको बराबर से होगी। ठीक है, और स्टेट कैन नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी अदर रिलीजन, एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो एक को फायदे मिल रहे हैं वही दूसरे को भी मिलेंगे, स्टेट भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म इज
डेमोक्रेटिक, सो डेमोक्रेसी आप सबको पता ही होगा, अब्राहम लिंकन की कोट, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. सो इट्स बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी कि सॉवरेनिटी जो पावर है, ओरिजिनल पावर जो है, दैट लाइज विद पीपल. ठीक है. और इंडिया में वी हैव नॉट गॉन फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक है. डेमोक्रेसी के दो फॉर्म्स हम ब्रॉडली कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट. ठीक है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मतलब कि जो भी रोज आपके लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, वो लोग खुद वोट करते हैं सिलेक्ट करने के लिए, ना कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है. ये पॉसिबल है कुछ कंट्रीज में, लाइक स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट, और इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बहुत छोटी कंट्री है. दिस इज नॉट सुटेबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. ठीक है. इंडिया में देर इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. अब यहां पे क्या होता है कि हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज एमपीज एंड एमएलएस. दे गो टू द पार्लियामेंट एंड दे रिप्रेजेंट अस. They fight for our interests and get bills passed that are in broader national interest and interest of their constituents. ठीक है. यानी कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए, मासेस के इंटरेस्ट के लिए एमपीज और एमएलएस दे डू देयर जॉब. दिस इज व्हाट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट. और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि वी डिड नॉट एस्पायर जस्ट फॉर ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कि भाई सबको वोट मिल गया, सब वोट कर रहे हैं और एकदम बढ़िया से चल रहा है काम, इलेक्शंस अच्छे से हो रहे हैं. बट वी ऑल्सो वांटेड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि इनइक्वालिटीज कम हो, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन कम हो, कास्ट सिस्टम जैसे नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं उनका असर कम हो. एंड बी आर अम्बेडकर वाज पर्टिकुलरली स्ट्रेसफुल ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंडिया ने एस्पायर किया है. डेमोक्रेसी इज सोशल एंड इकोनॉमिक टू. नेक्स्ट इज रिपब्लिक. सो republican form of government is one where head of the state is elected. ठीक है. Like in India, president is elected. Is elected indirectly. ठीक है. It's important कि head of state India में president है. So other form of government is monarchy, where hereditary head of state is there. For example, monarchy की best example अगर आप सोचेंगे इस टाइम पे क्या याद आएगा? ब्रिटेन, जहां पे क्वीन is the head of state, or next to head of state after the queen passes away would be the Prince Charles, and after that the next his heir to the throne. All right. So यहाँ पे you do not elect your leader, head of the state. ठीक है. While in republic, head of the state is elected. Further, it implies two more things. क्योंकि लोग head of the state elect कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा है? लोग, यानी कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज विद पीपल. ठीक है. सेकेंडली, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास. irrespective of your race, your religion, your gender, your caste, you are entitled to contest the election for president of India. ठीक है. आपका कोई पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट होने या क्लास का पार्ट होने की वजह से आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगी कि सिर्फ आप बन सकते हैं, कोई भी कर सकता है. रामनाथ कोविंद, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कम्स फ्रॉम दलित बैकग्राउंड. ओके. सो दिस इज अ वेरी, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, व्हाट डज रिपब्लिक मीन्स. ठीक है. इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, ये दोनों चीजें, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज विद पीपल, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास. ठीक है. नेक्स्ट इज जस्टिस. Now, what does justice mean? Justice means justice would be social, economic, and political. ठीक है. Social means absence of discrimination based on your caste, religion, etc. Social aspects of your identity. And economic means equal access to resources. Okay. Political equality, political justice in the political sense means equal rights,
and their protection. Okay, and this the principle is inspired from Russian Revolution. Very important. सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे. So liberty is a very important part of our constitution, guaranteed by fundamental rights. ठीक है, especially 19 and 21. Okay, so it means two things. Firstly, absence of restraints on individual activities, यानी कि इंसान जो करना चाहता है उस पर रोक टाक कम से कम हो, गिवन कि वो जो कर रहा है वो दूसरों की लिबर्टी को एनक्रोच ना करे. सेकेंडली, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को निखरने के लिए आपको जितनी चाहे फ्रीडम हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सके वो मिले. ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, etc. Okay, then it's important to know that liberty is not absolute but qualified, yani ki there are restrictions that can be imposed when when your liberty is encroaching upon someone else's liberty. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है, वहां पे भी एक्सेप्शंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एटसेट्रा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. ठीक है, another thing is it's taken from French Revolution. Next is equality. Equality means absence of special privileges. जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि कोई एक इंसान अपने ग्रुप के कारण, अपने क्लास के कारण they should not enjoy special privileges. ठीक है. Now equality includes equality of status, यानी कि आपका सोसाइटी में जो इज्जत मिलेगी, सोसाइटी में जो स्टेटस होगा आपका, वो बराबर होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड. एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको पढ़ने का, जॉब्स मिलने का, काम करने का, इन सब की इक्वालिटी इक्वल होगी इरेस्पेक्टिव ऑफ योर RRCSP, दैट इज रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स. ऑलराइट, इक्वालिटी तीन तरह की है. पहली सिविक इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 to 18 विच इज राइट टू इक्वालिटी एज अ फंडामेंटल राइट के अंदर आपको गारंटी करते होती हैं. एंड सेकेंड इज पॉलिटिकल इक्वालिटी. ठीक है, जो दो आर्टिकल्स के तहत आपको दी जाती है. पहला इज आर्टिकल 325 विच सेज दैट नो पर्सन विल बी ineligible for inclusion in electoral rolls on the ground of race, religion, caste and sex. All right, and article 326 which gives you adult suffrage, यानी कि अगर आप 18 प्लस हैं तो यू हैव राइट टू वोट. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी which is given by article 39 which is part of DPSP. ठीक है, so again यहाँ पे भी questions पूछे जा सकते हैं कि which articles ensure civic equality. ठीक है, which articles ensure political equality. so अगर ये क्वेश्चन आए, या फिर इक्वालिटी इन इंडिया मींस, चार ऑप्शन दिए हो, उनमें से एक है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम भी अगर सपोज एक में डाल दिया, तो इंडिया में इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं एक्सेप्ट है. लास्ट इज फ्रेटर्निटी व्हिच गिव्स यू सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग इंडियंस. द प्रेयर दैट वी यूज्ड टू टेक, द प्लेज दैट वी यूज्ड टू take all Indians are my brothers and sisters, that is to फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए. और ये इंश्योर किसके थ्रू की जाती है? थ्रू सिंगल सिटीजनशिप. ऑल ऑफ अस आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है. सेकेंडली थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 51A. ब्रदरहुड is one of the
articles that is mentioned in that particular article. ठीक है ना. फ्रेटर्निटी एश्योर्स, ये क्या इंश्योर करती है? द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. अगर सब में भाईचारा है तो डिग्निटी, इज्जत सबको लगेगा कि दे आर इक्वल. सेकेंडली, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. दिस इज क्वाइट ऑब्वियस. ओके, सो अब ये दो टॉपिक्स जो हैं, इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द इंडिया? बहुत लंबी डिबेट चली इसमें. बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट held that no, it's not part of the constitution. ठीक है. However, in Keshavananda Bharati case, Supreme Court held yes, it is part of the constitution. So they can ask you, is preamble part of the constitution? चार ऑप्शन होंगे. Preamble चार ऑप्शन, part of the constitution, not part of the constitution. ठीक है. A B ऐसे करके आएगा. तो definitely it is part of the constitution. Is it amendable? Yes, it is amendable. Again, from Keshavananda Bharati case, Supreme Court held that since it is part of the constitution, it is amendable. ठीक है. Very important facts, must remember these. Again, ये ना तो सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के, और ना ही ये प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर की पावर को प्रोहिबिट करते हैं. ना ही ये लेजिस्लेचर को किसी पावर का, उसकी पावर का बेसिस बन सकते हैं, ना ही उसको रोक सकते हैं लेजिस्लेचर को कोई काम करने से, जस्ट ऑन द बेसिस कि वो प्रीएम्बल के अगेंस्ट जा रहा है. ठीक है. सिमिलरली, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल. दैट इज, यू कैन नॉट गो टू कोर्ट विद द आर्ग्यूमेंट दैट माय प्रीएम्बल, द राइट्स इन माय प्रीएम्बल आर बीइंग वायलेटेड. ठीक है. अनलेस एंड अनटिल प्रीएम्बल में जो वैल्यूज हैं वो किसी राइट में दी गई हैं जो वायलेट हो रहा है. फॉर एग्जांपल, राइट टू इक्वालिटी अगर वायलेट हो रहा है, तो दैट upholds equality which is mentioned in preamble of the constitution. Tab you can go to Supreme Court or High Court saying that okay, my right to equality is being violated, but you cannot say कि मेरी equality violate हो रही है because it is written in the constitution. ठीक है. So let's see some of the questions that are that have been asked. Firstly, which of the one of the following is not embodied in preamble to the constitution? पढ़िए preamble को, you will definitely be able to answer this question. Equality, ये जो मैं questions दिखा रहा हूँ, these have been asked in UPSC. Okay, in the context of polity, which one of these is the most appropriate definition of liberty? Again, UPSC asked question और हमने discuss किया, liberty is opportunity to develop oneself fully. ठीक है. प्रीएम्बल पढ़ेंगे, ये हर साल एक नया क्वेश्चन आ ही रहा है. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडिया. ठीक है. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रीएम्बल? नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. सो अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गो थ्रू इट, थरो रिवीजन कीजिए.